आज से रसायन विज्ञान स्टार्ट किया गया है। पहला चैप्टर पदार्थ है और उसके घटक हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु, जल और गैस। ठीक है, वायु हो गया, जल हो गया और गैस हो गया। क्लियर है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तरल को भी क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। देखते होंगे थोड़ा सा गैस निकलता होगा तो बहुत सारे बदबू आती है, महकता है। जैसे कि गैस में भरा जाता है एलपीजी में, क्या एथिल मर्केप्टर, थोड़ा सा भी निकलता है तो गैस बंद करो जी, क्योंकि गैस निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो ज्यादा फैलता है। क्लियर है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दोनों होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो पहचान में न आए, खा लिए आप चले गए सवेरे, पहचान में आएगा क्या है, नहीं ना। उसी प्रकार विषमांगी क्या होता है, पहचान में आएगा, रोटी अलग है, सब्जी अलग है, सब खा रहे हैं, पहचान में आएगा, उसे क्या कहेंगे, विषमांगी। समांगी जो पहचान में न आए। शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक में। तत्वों को किसमें विभाजित किया गया है, धात्विक, अधात्विक और उपधातु को। देखिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तीन प्रकार में। यौगिक को किन दो भागों में विभाजित किया गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन न हो। पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती है, ठोस। ठोस एकदम आकार निश्चित रहेगा उसका, बल लगाने पर संकुचित नहीं होगा। ठीक है, पचक नहीं जाएगा वो। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। आयतन निश्चित होगा, पानी का बोतल है, मान लीजिए पानी का बोतल है, इसमें आप पानी रखेंगे तो इसी आकार का पानी आएगा। ठीक है, अब इस पानी के बोतल में से निकाल के किसी और में रखिए तो उस आकार का हो जाएगा। आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ पदार्थ की कौन सी अवस्था का न तो निश्चित आयतन है और न ही निश्चित आकार है, उसे क्या कहते हैं, गैस। गैस का देखिए कोई आकार नहीं, इतने में रख लेंगे, इतनों में रख लेंगे, ठीक नहीं है। किस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या है, लोहा को इतना गर्म कर दीजिए, इतना गर्म कर दीजिए कि वो लिक्विड में बदल जाए, गल के गिलपोंक हो जाए, पखेव की तरफ से, क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं, अति ऊर्जावान होते हैं। ठीक है। बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था होती है, बहुत तापमान, बहुत अधिक तापमान, प्लाज्मा। प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है, सीएफएल ट्यूब, जो सीएफएल ट्यूब होता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं, बोस आइंस्टाइन संगणक। बोस तो अपने यहाँ का है, उन्होंने खोज किया था, क्या लिख के भेजा आइंस्टाइन को, उन्होंने सहायता किया, इसीलिए इसको कहा गया पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टाइन संगणक अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने की, सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। इनका बात नहीं माना जा रहा था तो इन्होंने लेटर भेजा था किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, उन्होंने कहा कि सही है। बोस आइंस्टाइन की अवस्था कैसे बनती है, अत्यंत कम घनत्व वाली गैस की शीतलन, सुपर कूलिंग द्वारा, यानी इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा तो उसे ठंडा न हो, उसे क्या कहते हैं, पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टाइन का। अब आते हैं ठोस पे, ठोस को समझते हैं। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई ठोस सामान्य दबाव में उष्मा अवशोषित करके तरल बन जाता है, क्या कहलाता है, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। यदि शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियां मिल जाएं तो ठोस का गलनांक कम हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसका पिघलना कम क्यों हो जाता है, क्योंकि अशुद्धियां ठोस की जलीदार संरचना को कमजोर कर देती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ कम स्थिर हो जाता है और अपने मूल गलनांक से पहले पिघल जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। P बराबर F/A। प्रति इकाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसे चापेंगे इसे, इसको दाब कहेंगे, प्रेशर। इसका क्षेत्रफल ये ज्यादा मोटा रहेगा तो नहीं हिलेगा, सुई लगाएंगे कब से हल जाएगा, एरिया कम होगा तो हल जाएगा।
सतह के लंबवत किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल डिवाइड बाई पृष्ठ के क्षेत्रफल, P बराबर F बाई A। इसका मात्रक ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जिसे P बराबर क्या होता है? F बाई A। ठीक है, P का हो जाएगा न्यूटन, A का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा ही मात्रक हो गया। किसी ठोस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस का दाब कहते हैं। जैसे चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। भारी बोझ ढोने वाले ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि दाब का प्रभाव कम करने के लिए। पात्र बना दे हो जाएगा वहीं पे। गलनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है। जैसे बर्फ का है, दबाओगे बर्फ, गलनांक बढ़ जाएगा। यदि बर्फ के दो टुकड़े को एक साथ दबाया जाए तो दाब बढ़ने के कारण गलनांक कम हो जाता है। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघल जाती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोमबत्ती, घी, डालडा, नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे ढलवा लोहा, बिस्मथ, बर्फ। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है क्योंकि नीचे का तरल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ गलनांक कम हो जाता है। द्रव के बारे में देखिए। अब आते हैं द्रव पे। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ सामान्य वायुमंडलीय दबाव के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है? तरल। उस तरल का क्वथनांक कहलाता है। किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियां तरल पदार्थ के उबलने के दौरान वाष्पीकृत के लिए उपलब्ध पानी के अणुओं को कम कर देती है। जब हम किसी तरल पदार्थ की अशुद्धियां मिलाते हैं तो उस तरल पदार्थ का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट, किसी तरल पदार्थ का उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उस तरल पदार्थ का वाष्पीकरण। जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं, वाष्प बन जाए। किसी तरल पदार्थ के वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तरल पदार्थ की प्राकृतिक तापमान और सतह का क्षेत्रफल। हाँ देखिए, तरल का पदार्थ प्राकृतिक क्या है, वो कैसा पदार्थ है, ठीक है। तापमान कितना दे रहे हैं, कैसा सतह है। तापमान और सतह क्षेत्र के बढ़ने का तरल पदार्थ के वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण बढ़ जाता है। किसी दिए गए तापमान पर तरल पदार्थ के साथ संतुलन में उस तरल पदार्थ की वाष्प द्वारा लगाए गए दबाव को क्या कहा जाता है? उस तरल पदार्थ का वाष्प दाब कहते हैं। किस तरल पदार्थ का वाष्प दबाव किस पर निर्भर करता है? उस तरल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर में के अंदर द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। तरल अवस्था में बदले बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस का तरल में बदलने के बिना सीधे ठोस में परिवर्तित को क्या कहेंगे? निक्षेपण, जमाव कहेंगे। द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं जिसकी वजह से किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। द्रव का दाब किन कारकों पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व, सतह और गुरुत्वीय त्वरण पे। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव में दाब हो जाता है PgH प्लस वायुमंडलीय दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब की गणना का सूत्र क्या होता है? PgH, प्रेशर और ग्रेविटेशनल हाइट, जहां H द्रव का सतह के ऊपरी बिंदु की गहराई है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर
करता है। जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती है, द्रव का दाब भी बढ़ता है। एक ही गहराई पर द्रव का दाब द्रव के चारों ओर समान होता है। किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, न कि नली के लिए आकार या चौड़ाई पर। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होता है। क्वथनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं? प्लवन कहते हैं। प्लवन निर्भर करता है वस्तुओं के भार और उच्छेपन पर। जल के उच्छेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। भार तथा प्रणोद एक दूसरे का क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। भार तथा प्रणोद यानी उच्छेप क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। हाइड्रोजन को और कौन सी गैस कहा जाता है? अस्थायी गैस कहा जाता है, चक्कर पकड़ करता रहता है, आवारा गैस। कौन सी गैस सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है? हाइड्रोजन। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। हवाई जहाज हो, गुब्बारा हो, कौन सी गैस भरी जाएगी? हीलियम गैस भरी जाएगी। अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में कम गहराई पर जाने पर किस गैस का मिश्रण किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस का मिश्रण किया जाता है। समुद्र की गहराई में जाने पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है हीलियम गैस का। मिश्रण किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। यदि दो गुब्बारों में समान मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस के अणु भरे जाएं और उनमें एक साथ एक छेद किया जाए तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पहले संपीड़ित होता है। हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस से हल्का होने पर गुब्बारों में क्यों नहीं भरा जा सकता? क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे ज्वलनशील होती है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक यौगिक बनाता है। जब N2O और O2 प्रतिक्रिया करते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो यह एक एनेस्थेटिक या निश्चेतक बनाता है जिसे एनेस्थीसिया कहा जाता है। एनेस्थीसिया का सुई लगता है ऑपरेशन में, दर्द को खत्म कर देता है। ओजोन गैस किस तत्व का अपरूप है? ऑक्सीजन गैस का। ओजोन O3 होता है। ओजोन सांद्रता मापने के लिए क्या होता है? आम इकाई डॉप्सन इकाई होता है जो ओजोन का लेयर नापा जाता है। कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है? ओजोन परत क्या करता है? रोकता है पराबैंगनी किरण को। ओजोन परत का क्षय किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन एसी में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? क्या कहेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। फ्रियोन का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFL, CFC का क्या उपयोग होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एसी में निकलता है, रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है चलाने पर। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन सी एक जहरीली गैस थी? लिविसाइट। अंशु गैस का क्या नाम है? अंशु गैस क्लोरोपिक्रिक। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा होता है। जो बारिश का, जो सावन का है, बारिश का साल का पहला बारिश को वो अम्लीय वर्षा ज़्यादा चांस होती है क्योंकि उसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें मिल के गिरने लगता है। किस प्रक्रिया में घनत्व में अंतर होने के कारण एक गैस दूसरे गैस में मिल जाती है? मिश्रण प्रक्रिया। किस में वृद्धि के साथ गैस के प्रसार गुणों में वृद्धि होती है? तापमान में। गर्म भोजन की
सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? गैस के प्रसार के कारण। मिश्रण मतलब गर्म भोजन है, उसमें से जो निकलेगा पूरा फैल जाएगा, महकने लगेगा। इत्र की शीशी से खुशबू फैलना, गैस का प्रसार। मल का दुर्गंध नाक तक पहुंचना, जो लैट्रिन बाथरूम होता है, गैस का प्रसार। गैस किस स्थिति में संघनित होती है? उच्च दबाव और निम्न तापमान की स्थिति में। मान लो एक सिलेंडर में गैस भरना है, पूरा चाप के भरे, उसमें लिक्विड भरा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है वो किसी भी गैस के अणुओं के स्वतः स्फूर्ति विसरण की प्रक्रिया कहलाती है, गैस का विसरण कहलाती है। इकाई समय में फैलने वाली गैस की मात्रा को गैस का विसरण दर कहा जाता है। इस नियम के अनुसार समान दाब पर गैसों का प्रसार की दर उन गैसों के घनत्व, गैसों के मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? ग्राहम का विसरण नियम। ध्यान रखिएगा, समान दाब पर, ऐसे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। गैसों पर दबाव का प्रभाव। ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है। गैस को कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ठोस को कर सकते हैं नहीं, वही बोल रहा है। उदाहरण जैसे खाना पकाने और परिवहन के लिए क्रमशः बड़ी मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को छोटे सिलेंडर में भरा जाता है, आसानी से ले जा सकता है आदमी। गैसों का दबाव बढ़ाने और तापमान कम करने पर गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। देखिए, दबाव बढ़ा दीजिए, तापमान कम कर दीजिए। जैसे गैस सिलेंडर में भरा जाता है, वो क्या हो जाता है? तरल हो जाता है, द्रवीकृत हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन से मिलेगा, गैस बन जाएगा, उसके बाद जलने लगता है। ज्यादा संपीड़ित कर देंगे, दबा देंगे कम तापमान पे, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, ऐसे समझिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है, वायुमंडल में दबाव कम होने पर तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, और उसको जलाएंगे तो सीधे क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, ऊर्ध्वपात। अवोगाद्रो का नियम। किस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर किसी भी गैस का समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो पूरा पूरा समान हो जाए तो क्या कहेंगे? अवोगाद्रो कहेंगे। होने उतना समान होगा तो क्या कहेंगे? समझ लीजिएगा। एटीपी, एसटीपी और एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का मान आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर या एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अक्रिय गैस के अलावा जब अन्य गैसों के मिश्रण में एक दाब उत्पन्न करती है, जिसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। आंशिक दाब के किस नियम के अनुसार गैस के मिश्रण का कुल दबाव मिश्रण में मौजूद सभी गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है? उसे डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम कहते हैं। डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम पहली बार किस गैस पर लागू हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पे। गैसीय मिश्रण बराबर सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग, यानी कि पी टोटल और P1 प्लस P2 प्लस P3, पी अंतर इतना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। किस नियम के अनुसार एक निश्चित तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? उसे क्या कहते हैं? देखिए, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, वाइल्स लॉ। गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दी गई उसके आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वाइल्स लॉ। दाब बायल, याद रखिएगा, दाब बायल। स्थिर ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के आयतन और उसके दबाव का गुणनफल स्थिरांक होता है, उसे बायल्स लॉ कहते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब द्रव्यमान के समानुपाती होता है? उसे बायल्स का नियम कहते हैं। P बराबर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। P हो गया दाब, V हो गया आयतन। P1 V1 बराबर P2 V2। चार्ल्स का नियम। किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है? हमें क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता था, इसमें समानुपाती होगा, उसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, आयतन तापमान के समानुपाती होगा। उसमें आयतन देखिए, उसमें क्या होता है? बायल्स में
आयतन प्रेशर का हो रहा था, इसको बाइल्स लॉ कहते थे, और इसमें क्या होगा, आयतन सीधे टेम्परेचर का। चार्ल्स चार्ल्स V1 P1 V1 है, V1 अपन V2, T1 अपन T2। किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। किसी तापमान पर गैस के अणु गति रोकते हैं, उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन। किस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है, उसे गैलूसेक का नियम कहते हैं। कौन सा नियम, गैलूसेक। पी टेम्परेचर P1 P2 व T1 T2। आदर्श गैस PV और NRT, वह गैस जो हर तापमान और दाब पर गैस का नियम का पालन करती है कहलाती है आदर्श गैस कहलाती है। तो हर नियम का पालन करती है उसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। वह गैस जिसके अणुओं के आकर्षण बल शून्य होता है और वे नगण्य स्थान घेरते हैं, एकदम स्थाने नहीं घेरते, उसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। कौन सी गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं है, क्या है, आदर्श गैस। किस गैस में एक बड़ी संख्या में समान अणु पाए जाते हैं, उसे आदर्श गैस कहते हैं। एक ही आदर्श गैस द्वारा व्याप्त आयतन की तुलना में उसके अणुओं द्वारा व्याप्त आयतन कितना होता है, नगण्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। एक आदर्श गैस के अणु किस नियम का पालन करते हैं और क्यों करते हैं? न्यूटन गति के नियम के पालन करते हैं क्योंकि ये यादृच्छिक गति करते हैं। किस गैस के अणु केवल टकराव के समय ही बल के अनुभव करते हैं, तो क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। किस गैस अणु के टकराने में नगण्य समय लगता है, आदर्श गैस। आदर्श गैस को ठोस या तरल अवस्था में क्यों नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि आदर्श गैस अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है। आदर्श गैस के अणुओं केवल टकराव के समय ही बल का अनुभव करते हैं। आदर्श गैस अणुओं के टकराव के कितना समय लगता है, टकराव का नगण्य समय लगता है, ठीक है, टकराव का नगण्य समय लगता है। आदर्श गैस अणुओं के बीच शून्य आकर्षण के आधार पर आदर्श गैस के किन गैसों के करीब माना जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम के। ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन के स्थायी गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण बहुत जटिल है। पदार्थों पर वायुमंडलीय दाब, वायु द्वारा लगाए गए बल को कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब का प्राय बार मिलीबार प्रदर्शित करते हैं। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 105 पास्कल होता है। एक मिलीबार बराबर 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻² पास्कल होता है। 10⁻² है, 10⁵ है, ध्यान रखिएगा, 10⁵ है, 10⁵ है और 10⁻² है। दाब क्या है, एक तरह का अदिश राशि, कहीं दबा दीजिए, इसका कोई दिशा नहीं होता है, जिसका दिशा ना हो वो अदिश राशि, जिसका दिशा हो वो अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसके कारण तरल पदार्थ का क्वथनांक भी कम हो जाता है। पहाड़ियों पर पानी तरल पदार्थ किस तापमान पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने पर पानी के क्वथनांक कम हो जाता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब जैसे बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन वाष्पीकरण दर कम हो जाएगा। क्या कारण है कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे नहीं दबते? हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और बाहर आने वाले दाब को संतुलित करता है। वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से ही रिसने लगती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है, तो फफा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की
सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, अतः इनके शरीर के अत्यधिक रक्त दाब के कारण उनके नाक आदि से खून की बहने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए मिश्रण, मिश्रण को समझाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में घटकों के गुण कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। किस प्रकार के मिश्रण के संचरण पूरी तरह एक समान होती है और घटकों के बीच पृथक्करण करने का कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। मतलब कि आप खाना खा लिए, सवेरे चल गए, उसको पहचान पाएंगे रोटी कहाँ है, चावल कहाँ है, वही बोल रहा है समांगी, समान रूप से क्या होगा? मिल जाएगा। अब देखिए किस प्रकार के मिश्रण में संपूर्ण रूप से एक समान संरचना नहीं होती है और विभिन्न घटकों के पृथक्करण की स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब पहचाना जा सके। सलाद है, मर्चा है, खीरा है, प्याज है और गाजर है, सबको पहचाना जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है, इसका अंग्रेजी होता है होमोजीनियस, इसका होता है हेट्रोजीनियस। फ्रिज सोडा, लेम सोडा, क्लब सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक किस प्रकार का मिश्रण है? तरल पदार्थ के गैस मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? गैस मिश्रण है। मिश्रण के पृथक्करण का विधियां, ऊर्ध्वपातन सामग्री को और ऊर्ध्वपातन सामग्री से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि का। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर। देखिए आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड को भी गर्म करेंगे तो क्या डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। कपूर को जलाएंगे ठोस से गैस में बदल जाएगा। आयोडीन को जलाएंगे ठोस से गैस में बदल जाएगा। नेफ्थलीन को जलाएंगे ठोस से गैस में बदल जाएगा। ऊर्ध्वपातन पर आयोडीन का वाष्प का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। नीलम, एक फिल्टर पेपर के माध्यम से निलंबन को पारित करके तरल से निलंबित ठोस कणों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए किस प्राकृतिक उपयोग किया जाता है? निस्पंदन विधि से। ठोस पदार्थ के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि का। पृथक्करण की कौन सी तकनीक में मिश्रण के घटकों का पृथक्करण उपयुक्त अवशोष द्वारा घटकों द्वारा अवशोषित करके दर का अंतर पर आधारित है? केम्प्रोटोग्राफी, ये ध्यान रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है। विलयन, एक ही प्रकार का मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों में मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और नमक, चीनी और चीनी। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को घोलता है उसे विलायक कहते हैं। जो घोलता है, पानी, चीनी, पानी विलायक हो गया। उदाहरण के लिए पानी और चीनी के घोल में पानी विलायक है और चीनी विलेय है, भिला जाएगा, विलेय है। किस विलायक को सर्वत्रिक विलायक कहा जाता है? H2O को। ठोस पदार्थ की घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है। जब दो विलयन का असममित दबाव समान होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोमिक, आइसोटोमिक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या दिया हुआ है। 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड और 3 भाग सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज, क्या? अम्लों का राजा, 3:1 अम्लों का राजा, इसे याद करिए। सोना और प्लेटिनम किस विलायक में घुलते हैं? एक्वेरेजिया। सोना और प्लेटिनम को एक्वेरेजिया में घोला जा सकता है। विलयन के प्रकार, वह विलयन जिसमें विलेय की आवश्यकता मात्रा घुली होती है क्या कहलाती है? संतृप्त विलयन, यानी सेचुरेटेड विलयन। जिस विलयन में घुले विलेय की मात्रा आवश्यकता से कम घुली होती है उसे कहते हैं असंतृप्त। जल में कौन सा विलयन विद्युत का उत्पादन करता है? अम्लीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा आवश्यकता से कहीं अधिक घुली हो और उस तापमान पर उससे अधिक न घुल सके उसे कहते हैं सुपर संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन
जिसमें बिले एक दूसरे में 100% घुले होते हैं। समांगी, समांगी के देखिए पहचान में ही नहीं होता, पूरा ऐसा घुल जाता है कि पहचान में ही नहीं आता है। ये चीनी पानी घोल, दूध पानी, सब ऐसा घोल जिसमें बिले एक दूसरे से 100% घुले हुए नहीं होते हैं, उसे बिस्मांगी कहते हैं। कोलाइडी सजातीय विलयन की प्रतीत, लेकिन वास्तव में यह बिस्मांगी है। किस प्रकार के विलयन में बिले के कणों के आकार आणविक आकार का होता है? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में कणों का व्यास 1 यानी एंगस्ट्रॉम के 10 की बड़ा होता है, उसे आणविक आकार कहा जाता है। किस प्रकार के विलयन में विलायक और विलेय के कणों का आकार लगभग बराबर होता है? वास्तविक विलयन में जब किसी गैस की दूसरी गैस से परिक्षेपित किया जाता है तो सदैव किस प्रकार का विलयन होता है? वास्तविक विलयन होता है। जैसे नदी का, गंगा, ये सब मिल जाते हैं, धूल धूल में मिल जाएगा, वास्तविक विलयन। एक बिस्मांगी विलयन जिसके विलेय कणों का त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ी होती है, अर्थात वह बिस्मांगी विलयन जैसे विलेय कण के घुले नहीं है बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, उसे निलंबन विलयन कहते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी, वातावरण में धूल के कण, वातावरण में धुआं आदि। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? एक बिस्मांगी विलयन जिसके विलेय कणों की त्रिज्या 10⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होती है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे दूध, पनीर, शहद, खुशबू, पेंट, क्रीम आदि। कोलाइड विलयन के 2 प्रकार के होते हैं, इमल्सन और जेल। इमल्सन यह द्रव में द्रव का घोल होता है, जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद। जेली यह ठोस में तरल का घोल होता है, जैसे पनीर, शहद, फेसवाश, शैम्पू, क्रीम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। कोलाइड विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस सोल, ठोस में ठोस, ठीक है। साल, द्रव में ठोस, ठोस फेन, ठोस गैस, झाग या फैन, द्रव गैस, ठोस एरोसेल, गैस ठोस, वायु गैस गैस, द्रव एरोसेल, गैस द्रव, जेली ठोस द्रव, पायस तरल तथा द्रव। कोलाइड विलयन का टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझिए क्या होता है। कोलाइड विलयन में गुजरते समय प्रकाश किरण बिखर जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह बिस्मांगी विलयन होता है। जब प्रकाश की किरण को अंधेरे कमरे में भेजा जाता है तो कोलाइड्स का एक घोल से होकर गुजरते हैं, प्रकाश का मार्ग घोल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइड विलयन के कण प्रकाश किरण के किस प्रभाव के कारण प्रकीर्णित करते हैं? उसे टिंडल प्रभाव के कारण। जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे में छिद्र से होकर आती हैं तो किरणें के मार्ग में मौजूद धूल कण दिखाई देते हैं, तो क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर डाला जाता है तो प्रकाश के मार्ग में मौजूद धूल और कण प्रकाश के मार्ग पे चमकदार हो जाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइड विलयन स्कंदन। कोलाइड विलयन से कोलाइडल कणों के अवक्षेपण की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। जब किसी कट के कारण खून बहना बंद करना पड़े तो उसके स्थान पर फेरिक क्लोराइड से फिटकरी का प्रयोग करने से खून बहना बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया स्कंदन के परिणाम स्वरूप होती है। नर्मलता। नर्मलता किसी विलयन में घुले विलयन की ग्राम तुल्यांक की संख्या कहलाती है नर्मलता। किसी विलयन में घुले विलयन के ग्राम, जो ग्राम रहेगा तो नर्मलता, ठीक है। मोलरता, जब किसी विलयन के घुले विलयन में ग्राम मोलों की संख्या होगी, क्या हो जाएगी? मोलरता। मोललता एक होता है मोललता, किसी विलायक में घुले विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहते हैं। विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान किसी माप का विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष विलयन के द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है विलयन की सांद्रता। तरल पदार्थ का विसरण।
अत्यधिक संकेंद्रित क्षेत्र से कम संकेंद्रित क्षेत्र की ओर पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं के प्रवाह क्या कहते हैं, विसरण कहा जाता है। विसरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों में सांद्रता के बराबर न हो जाए। विसरण की प्रक्रिया के कारण तरल पदार्थ कहलाते हैं द्रव। जब स्याही की एक बूंद पानी में डाली जाती है तो स्याही के अणु पानी के अणु के बीच फैल जाते हैं और सजाती मिश्रण बनाते हैं द्रव्य पदार्थ के मिश्रण के कारण। देखिए दोस्तों, लगातार हमने इसको बना दिया है। अच्छा से 2-3 बार देखिएगा, एक बार बुक से पढ़िएगा, 1-2 बार ऐसे देखिएगा, आपको रिवाइज अच्छा से हो जाएगा। इसमें आपकी सहायता मिलेगी। मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।